गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जेपी फ्यूचर पॉइंट। आई एम ज्योति। सो गाइस, जैसे कि हम लोग ने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था, मैंने वैदिक सभ्यता से बनने वाले सारे ही तत्व आपके फिनिश हो गए थे। आज आप वैदिक सभ्यता का जो द्वितीय नगर वैदिक सभ्यता के बाद जो स्टार्ट हुआ था वो था 16 महाजनपद। देखिए, पहले हम लोग ने पढ़ा था प्रागैतिहासिक काल। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। प्रागैतिहासिक काल के बारे में जाना हम लोग ने, फिर हम लोग ने पाषाण काल पढ़ा, मध्य पाषाण, नव पाषाण काल के बारे में पढ़ चुके हैं, किस तरीके से धीरे धीरे नवीनतम विकास होता रहा। फिर हम लोग क्या है, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या नगर नियोजन हुआ, क्या क्या सड़कें बनी, हर एक चीज़ों को जाना, मानव ने पहचाना। उसके बाद हम लोग क्या है, ग्रामीण सभ्यता। जब हड़प्पा सभ्यता का समापन हो गया, फिर आई ग्रामीण सभ्यता, फिर से आ गई। ग्रामीण सभ्यता में किस किस तरीके से कुरीतियाँ थी, किस किस तरीके से मतलब चीज़ें हुई, आपने वो सब जाना। मैंने उसको पूरा डिफाइन नहीं करूँगी बिकॉज मैं वो चीज़ पढ़ा चुकी हूँ। मैं एक बार रिमाइंड करा रही हूँ हर चीज़ आपको। हड़प्पा सभ्यता के बाद, जैसे कि नव पाषाण काल के बाद हड़प्पा सभ्यता आई थी, तो नवीनतम विकास हो, यानी नगरीकरण स्टार्ट हुआ। तो उसी प्रकार से जब वैदिक सभ्यता जब समाप्त हुई थी, तब इसमें भी नगर मतलब नगरीय सभ्यता स्टार्ट, यानी कि द्वितीय नगरीकरण स्टार्ट हुआ था। 16 महाजनपद में द्वितीय नगरीकरण स्टार्ट हुआ था वैदिक सभ्यता के बाद। तो अब हम लोग 16 महाजनपद से जितने भी बनने वाले पॉइंट्स होंगे, 16 महाजनपद में कौन कौन शासक आए थे, जैसे हरियकवंश है, शिशुनाग हैं, अजातशत्रु, बिंबिसार है, इन सब के बारे में आपने सुना होगा। जब ये शासक आए थे, उन्होंने किस तरीके से शासन किया था। फिर धार्मिक आंदोलन स्टार्ट हुआ था, इसमें गौतम बुद्ध हैं और जैन धर्म है। किस तरीके से हर एक चीज़ों को हम लोग समझते चलेंगे, और किन किन पॉइंट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप वो नोट करते जाइएगा। एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो गाइस, कम टू द पॉइंट, लेट्स स्टार्ट। गाइस, हम लोग देख लेते हैं 16 महाजनपद की राजधानियाँ। 16 महा जो जनपद हैं उनकी राजधानियाँ क्या क्या थी। यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। कोई ना कोई एक राजधानी दे दी जाती है, आपसे पूछी जाती है इसकी राजधानी कहाँ है। चलिए देख लेते हैं, सारी आप लर्न कर लीजिए। गंधार की राजधानी क्या है, तक्षशिला है। गंधार की राजधानी तक्षशिला है। इस तरीके से आप लर्न करते रहिए और ध्यान लिखते रहिए। कंबोज की राजधानी घटक या राजपुर है। काम्बोज की राजधानी जो है घटक या राजपुर में से दो में से किसी एक को दे देगा। राजपुर किसकी राजधानी है, कंबोज की राजधानी है। घटक भी कंबोज की राजधानी। इस तरीके से आप लर्न करते रहिए। अवंती की राजधानी महिष्मती उज्जैन है। ये भी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, आपसे पूछ दिया जाएगा महिष्मती उज्जैन किसकी राजधानी है, तो किसकी है, अवंती की है। ओके। यूरसेन की राजधानी है मथुरा, अंडरस्टैंड। काशी की राजधानी है वाराणसी। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काशी की राजधानी क्या है, वाराणसी है। काशी की राजधानी वाराणसी है। अंग की राजधानी चंबा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असमक की राजधानी पोतन गोदावरी, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा जाएगा असमक की राजधानी क्या है, तो आप बताएंगे पोतन गोदावरी है। पोतन गोदावरी किसकी राजधानी है, तो आप बताएंगे असमक की राजधानी, अंडरस्टैंड। ब्रज संघ की राजधानी वैशाली है, अंडरस्टैंड। मल्ल संघ की राजधानी पावापुरी कुशीनगर है। कुशीनगर किसकी राजधानी, मल्ल संघ की राजधानी है। पावापुरी किसकी राजधानी, मल्ल संघ की राजधानी। इस तरीके से आप इसको एक तरीके से पूरा रट लीजिए। अगर आप सारी रट लेंगे, बाय द वे एक क्वेश्चन अगर आ गया आपका, तो आप क्या पूरा में से रटने में से एक क्वेश्चन आए तो कितनी बड़ी बात है, एक क्वेश्चन आ गया आपका। मल्ल संघ की राजधानी पावापुरी कुशीनगर आप हो गया। मत्स्य की राजधानी विराटनगर है, अंडरस्टैंड। वत्स की राजधानी कौशाम्बी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। वत्स की राजधानी अक्सर पूछ देता, वत्स की राजधानी क्या है, तो आप कहें कौशाम्बी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इधर। कुरु की राजधानी हस्तिनापुर है। हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ है, कुरु की राजधानी है। मगध की राजधानी गिरिब्रज। मगध की राजधानी पहले थी और बाद में मगध की राजधानी क्या हुई, राजगृह पाटलिपुत्र बाद में हुआ। गिरिब्रज जो है मगध की राजधानी वो पहले थी, आपसे पूछा जा सकता है पहले मगध की राजधानी क्या थी, गिरिब्रज थी, और बाद में क्या, राजगृह पाटलिपुत्र। राजगृह पाटलिपुत्र बाद में इसका नाम हुआ। सो गाइस, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं, टाइम को वेस्ट ना करते हुए फटाफट आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बनने वाले क्वेश्चन। 16 महाजनपद के दो प्रकार के राज्य थे। 16 महाजनपद के दो प्रकार के राज्य थे। क्या थे, गणतंत्र थे और राज्यतंत्र थे। क्या थे, राज्यतंत्र थे, गणतंत्र थे। ओके,
16 महाजनपद में राजतंत्र के इनकी संख्या कितनी थी? 16 महाजनपद में राजतंत्र की संख्या कितनी थी? जो 2 महाजनपद जो थे उसमें राजतंत्र की संख्या कितनी थी? वो थी 14। कितनी थी? 14 थी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। आपसे संख्या दे दी जाएगी 14, 15, 16, 17, तो आप क्या करेंगे? 14 में टिक करेंगे। गणतंत्र की संख्या क्या थी? 2। क्या थी? गणतंत्र की संख्या 2 भी। देखिए संख्या रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उसमें कुछ सोचना समझना नहीं, आपको वो संख्या लर्न कर लेनी है और जब भी आपका क्वेश्चन आएगा तो आपको बेफिक्र होकर उस पर टिक कर दिए, बस नीचे बढ़िए फटाफट। राजतंत्र कितनी थे? 14 था। गणतंत्र कितनी थी? 2 संख्या थी। ओके। अंग महाजनपद में भागलपुर तथा मुंगेर के जिले आते हैं। क्या आते हैं? अंग महाजनपद में कौन से जिले आते हैं? भागलपुर तथा मुंगेर के जिले आते हैं। अंग महाजनपद भागलपुर तथा मुंगेर के जिले आते हैं। अंग महाजनपद में क्या आता है? भागलपुर तथा मुंगेर के जिले आते हैं। अंग महाजनपद में क्या आता है? भागलपुर तथा मुंगेर जिले आते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है भागलपुर तथा मुंगेर जिले किसमें आते हैं? तो आप क्या है? अंग महाजनपद में भागलपुर तथा मुंगेर के जिले आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? चंबा थी। क्या थी? चंबा थी। चंबा का प्राचीन नाम मालिनी है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चंबा का प्राचीन नाम क्या है? तो आप उसमें फटाफट टिक करेंगे मालिनी है। चंबा का प्राचीन नाम मालिनी है। चंबा का प्राचीन नाम मालिनी है। इसको इस तरीके से लर्न कर लीजिए, सुनते सुनते आपको लर्न हो जाएगा। अंग महाजनपद की राजधानी चंबा थी। क्या थी? चंबा थी। जैसे कि आपने मैंने राजधानी नोट कराया था, उसमें बताया दिया था कि चंबा थी और चंबा का प्राचीन नाम क्या है? मालिनी है। अंडरस्टैंड। ब्रज महाजनपद में पहले राजतंत्र तथा बाद में गणतंत्र स्थापित हो गया था। देखिए जैसे कि अभी हमने आपको बताया था, ब्रज पहले क्या था? राजतंत्र था, बाद में क्या था? गणतंत्र स्थापित हो गया था। अभी मैंने आपको जब राजधानी नोट कराई तो मैंने बताया था ब्रज महाजनपद में पहले क्या था? राजतंत्र था, बाद में क्या? गणतंत्र स्थापित हो गया था। अंडरस्टैंड। अंग महाजनपद मगध का पड़ोसी राज्य है। अंग महाजनपद किसका पड़ोसी राज्य है? तो मगध का पड़ोसी राज्य क्या है? अंग महाजनपद मगध का पड़ोसी राज्य है। आप इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। मगध का पड़ोसी कौन है? अंग महाजनपद है। अंग महाजनपद किसका पड़ोसी है? मगध का पड़ोसी राज्य है। फटाफट लेकिन नेक्स्ट देखते हैं। कुंडग्राम वैशाली के समीप स्थित था। कहाँ था? कुंडग्राम जो था वैशाली के समीप स्थित था। आपसे पूछा जा सकता है कुंडग्राम कहाँ था? वैशाली के समीप स्थित कौन था? कुंडग्राम था। काशी महाजनपद वाराणसी तथा सीमावर्ती। काशी महाजनपद वाराणसी तथा सीमावर्ती क्षेत्र ही प्राचीन काल में काशी महाजनपद था। ओके। काशी महाजनपद जो है वाराणसी तथा सीमावर्ती क्षेत्र ही प्राचीन काल में काशी महाजनपद था। समझने की कोशिश करिए। काशी महाजनपद वाराणसी तथा सीमावर्ती क्षेत्र ही जो था प्राचीन काल में काशी महाजनपद था। अंडरस्टैंड। काशी महाजनपद का सबसे शक्तिशाली राजा था बृहदत्त था। क्या था? बृहदत्त था। सबसे शक्तिशाली राजा था। कौन सा था? काशी महाजनपद का जो बृहदत्त जीत कर अपने राज्य में अंतोगतवार कौशल के राजा कंस ने मिला लिया था। काशी महाजनपद बृहदत्त था। काशी को जीतकर अपने राज्य में अंतोगतवार कौशल के राजा कंस ने मिला लिया था। अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कोसल महाजनपद उत्तर में नेपाल से लेकर दक्षिण में सुई नदी तथा पश्चिम में पंचाल से लेकर पूर्व में गंडक नदी तक फैला हुआ है। क्या है? कोसल महाजनपद जो है उत्तर में नेपाल, ओके, उत्तर में नेपाल से लेकर दक्षिण में सुई नदी तथा पश्चिम में पंचाल से लेकर पूर्व में गंडक नदी तक फैला हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। उत्तरी भाग की राजधानी साकेत थी। क्या थी? उत्तरी भाग की जो राजधानी थी साकेत थी तथा दक्षिण भाग की राजधानी श्रावस्ती में स्थापित हुई थी। उत्तरी भाग की 16 महाजनपद में उत्तरी भाग की राजधानी क्या थी? वो साकेत थी तथा दक्षिण भाग की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती में स्थापित हुई थी। साकेत का दूसरा नाम क्या था? अयोध्या था। साकेत आपसे पूछा 16 महाजनपद में साकेत का दूसरा नाम क्या था? अयोध्या था। अंडरस्टैंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साकेत का दूसरा नाम क्या था? अयोध्या था।
अब फिर देखिए मल्ल महाजनपद आ गया। मल्ल महाजनपद उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में था। ओके, मल्ल महाजनपद कहाँ था? उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में था। ओके, वत्स देखिए आ गया। वत्स महाजनपद इलाहाबाद बांदा जिले प्राचीन काल में, वत्स महाजनपद इलाहाबाद बांदा के जिले प्राचीन काल में वत्स महाजनपद का निर्माण करते थे। ओके, फिर से देख लीजिए, वत्स महाजनपद इलाहाबाद बांदा के जिले प्राचीन काल में वत्स महाजनपद का निर्माण करते थे। अंडरस्टैंड? फिर से देखिए, दूसरा देखिए नेक्स्ट, चेंदी बुंदेलखंड के पूर्वी तथा उसके समीपवर्ती भागों में प्राचीन काल या चेंदी महाजनपद स्थित था। ओके, चेंदी देख लीजिए, चेंदी बुंदेलखंड के पूर्वी तथा उसके समीपवर्ती भागों में प्राचीन काल या चेंदी महाजनपद क्या था? स्थित था। मैं डबल इसे रिवीजन करती हूँ जिससे कि आपको ऐसे ही लर्न होता रहे। चेंदी का शासक महाभारत काल में शिशुपाल था। क्या था? चेंदी का शासक शिशुपाल था। महाभारत में चेंदी का शासक क्या था? शिशुपाल था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, शिशुपाल कौन था? चेंदी का शासक था। महाभारत काल में था। महाभारत काल में चेंदी का शासक क्या था? शिशुपाल था। कुरु के लोग प्राचीन समय से ही अपनी बुद्धि एवं बल के लिए प्रसिद्ध थे। कुरु के जो लोग थे, कुरु जो थी जनपद के प्राचीन समय में अपनी बुद्धि एवं बल के लिए क्या थे? प्रसिद्ध थे। चलिए थोड़ा सा और रह गया आपका नेक्स्ट आज के सेशन में। पंचाल महाजनपद रुहेलखंड के बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद जिले से मिलकर प्राचीन पंचाल महाजनपद बनता था। अंडरस्टैंड? पंचाल महाजनपद जो था रुहेलखंड के बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद जिले से मिलकर प्राचीन पंचाल महाजनपद बनता था। अवंती जो था बुद्ध धर्म का केंद्र था। अवंती क्या था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होता है तो मैं उसको अच्छे से डिफाइन कर देती हूँ। अवंती जो था क्या था? बुद्ध धर्म का केंद्र था। गंधार महाजनपद वर्तमान पाकिस्तान के पेशावर रावलपिंडी जिले की भूमि पर है। कहाँ है? गंधार महाजनपद वर्तमान पाकिस्तान के पेशावर रावलपिंडी जिले की भूमि पर है। कहाँ है? रावलपिंडी जिले की भूमि पर है। गंधार महाजनपद की रचना भारत के पुत्र तक्ष ने की थी। किसने की थी? पुत्र तक्ष ने की थी गंधार महाजनपद की रचना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ओके, अब देख लेते हैं 16 महाजनपद जो शासक थे, शासक जिन्होंने राज्य किया था 16 महाजनपद में, क्या उसका सीक्वेंस क्या है? पहले कौन आया, उसके बाद क्या शासक कौन आया, उसके बाद कौन सा, इस तरीके से 16 महाजनपद में जो शासक आए थे उसके क्रम देख लेते हैं। फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले हर्यक वंश आए, हर्यक वंश के बाद आए बिंबिसार, बिंबिसार के बाद क्या हुआ? अजातशत्रु आए, अजातशत्रु के बाद उदयन ने शासन किया। अंडरस्टैंड? उदयन के बाद नागदशक ने शासन किया, फिर नागदशक के बाद शिशुनाग ने शासन किया, फिर किया कालाशोक ने, फिर किया महानंद, महापदनंद ने किया, फिर इन्होंने किया धनानंद ने शासन किया। धनानंद के बाद आए मौर्य वंश स्टार्ट हो गया। मौर्य वंश स्टार्ट हो गया। मौर्य वंश जो है आपका इम्पोर्टेंट है। जो मौर्य वंश आप पढ़ेंगे, मौर्य वंश से जितने भी बनने वाले क्वेश्चन वो बिल्कुल भी ना छोड़िएगा, ये आपका इम्पोर्टेंट है। टीजीटी के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट पीजीटी देन एलटी के लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आप पूरा पढ़िए बिकॉज ऐतिहासिक पार्ट्स थोड़ा है ये, इसलिए इम्पोर्टेंट है। ओके, ये आप सब जब सीक्वेंस पढ़ेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे एक दूसरे की हत्या करते हुए आगे शासक बढ़ते गए। अजातशत्रु बिंबिसार की हत्या कर दी, फिर क्या कहते हैं उदयन ने अजातशत्रु की कर दी। इस तरीके से हत्या करते हुए इन्होंने शासन करते रहे। फिर उसके बाद जो है 16 महाजनपद में शक्तिशाली महाजनपद जो क्या था? मगध महाजनपद था। आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता, आपसे पूछा जाए 16 महाजनपद में शक्तिशाली जो सबसे महाजनपद कौन सा था? शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? तो मगध जो महाजनपद था 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था वो मगध महाजनपद था। आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है कि सबसे शक्तिशाली जनपद कौन सा था? 16 महाजनपद, तो आप उसी करेंगे मगध महाजनपद जो था वो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। सो गाइस आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपकी जो 16 महाजनपद पे जो स्टार्टिंग जो भी आपका आया उसके क्वेश्चन बनने वाले आपके कवर हो गए हैं। अब आपका कल आएगा जो इनके शासक थे जिन्होंने शासन किया था, जो मैंने आपको लिखाए हैं
इसके इम्पॉर्टेंट तत्व किस तरीके से इन्होंने शासक किया था और क्या क्या इन्होंने किया था वो आपको कल कराए जाएंगे। सो गाइस आज के लिए इतना काफ़ी है। आप चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैंने आपको पहले बताया था जेपी फ्यूचर पॉइंट पे ओनली टीजीटी पीजीटी एलटी आर्ट का ही आपको नई सिलेबस मिलेगा। सिलेबस के साथ साथ आपको मोटिवेशन वीडियो भी मिलती रहेंगी, एजुकेटेड रिलेटेड मतलब मोटिवेशन आपको वीडियो मिलती रहेंगी। सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे चल के बहुत से अच्छी चीज़ें आपको इस चैनल पे अच्छे कोर्स एंड देन अच्छी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। तो फ्यूचर पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे चल के आपको इस इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स भी प्रोवाइड कराया जाएगा बिल्कुल फ्री। सो गाइज थैंक यू, धन्यवाद।